जो गलती हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने की, अलॉटमेंट के समय रख रखाव का पैसा नहीं लिया, राज्य सरकार चाहे तो वो पैसा आज भी प्रत्येक एलओटी से ले सकती है और एक फंड क्रिएट करके मेंटेनेंस का रास्ता निकाल सकती है। मैं तो कह रहा हूँ हाउसिंग बोर्ड इज ए भ्रष्ट, करप्ट और चोर। 6 सालों में इन्होंने आरएसएम से चोरी की, निगम से चोरी की, हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया है। लगभग 12-13 रोड लाइट, 1/3 रोड लाइट है अपने लेवल पे ठीक करवा के 2 पोल छोड़ के, तीसरे 2 पोल छोड़ के 3rd पोल पे हमने रोड लाइट लगाई। इस सोसाइटी को उन्होंने फुटबॉल बना रखा है, कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये चलता रहता है, ढुलमुल वाला रवैया अपना रखा है। इसके लिए हमने यहाँ के पार्षद और फूलचंद मीना जी तक को भी बताया हुआ है। उन्होंने बोला हम इसका मतलब हम इसका जो है निदान करेंगे। कहा कि हमारा जो ये पेमेंट एनसीली 4-3% है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी की यहाँ तक सैलरी भी उसमें ही गिनी जाती है, यूं करके कहा। मैंने उनको जब क्वेश्चन पुट आउट किया कि जब आप सैलरी उससे हमारे से ले सकते हो तो हमें सुविधा उससे महरूम क्यों रख रहे हो। ये उदयपुर में सेक्टर 14 स्थित गोवर्धन अपार्टमेंट है, जिसको यहाँ का प्रशासन, हाउसिंग बोर्ड और नेता किसी विदेशी मुल्क जैसा ट्रीट कर रहे हैं। नगर निगम और यूडीए अपार्टमेंट के आसपास सड़कें बनाएंगे, साफ सफाई सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे, लेकिन इस अपार्टमेंट की ओर झांक कर भी नहीं देखेंगे। वोट लेने हर बार नेता हाथ जोड़ कर आएंगे और बड़े बड़े वादे करके जाएंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ 144 फ्लैट में रहने वाले लोग रोज बिजली, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं के लिए हाउसिंग बोर्ड और नगर निकायों के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि यहाँ पर मेंटेनेंस आखिर कौन करेगा। पहाड़ों को काटने पर भी आंख मूंद कर देखने वाले और बिना बात के डिवाइडर तोड़कर नया बनाने वाले हमारे माननीय अफसर जिद पाल कर बैठे हैं कि हाउसिंग बोर्ड की इस कॉलोनी में कोई काम नहीं करवाना है। जब भी यहाँ के विकास की बात आती है, वे अपने दिल और दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 14 में 144 फ्लैट का निर्माण करके उनका आवंटन किया था। बाद में इसका नाम गोवर्धन अपार्टमेंट रखा गया। आवंटन के बाद जब इस परिसर का रखरखाव कोई भी एजेंसी नहीं कर रही थी, तो यहाँ के लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि मेंटेनेंस करवाएं। इस पर उस वक्त के झूठे और चक्करबाज अफसरों ने कह दिया कि मेंटेनेंस का जिम्मा नगर निकाय को दे दिया है। निकायों के पास गए तो कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अफसर झूठ बोल रहे हैं। जब हाउसिंग बोर्ड के अफसरों के पास गए तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि नगर निकाय ही मेंटेनेंस करवाएगा। इसके बाद फिर नगर निगम के चक्कर लगाए तो कहा गया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने विजिलेंस की बैठक में दोनों पक्षों को बुलाया। तब पता चला कि महाभ्रष्ट और बात बात में गोली देकर जनता का वक्त बर्बाद करने वाले हाउसिंग बोर्ड का अफसर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहली बार स्वीकारा कि मेंटेनेंस राशि नहीं ली थी, इसलिए मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर ने समस्या का हल निकालने के निर्देश दिए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्ट अफसरों ने मामला मैनेज कर लिया और आज तक समस्या का हल नहीं निकाला। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि फ्लैट सरकारी एजेंसी ने बनाए, उसी ने आवंटित किए, तो फिर मेंटेनेंस में दिक्कत क्या है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि प्रशासन चाहे तो आज भी मेंटेनेंस राशि लेकर निगम को जिम्मा दे सकते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है क्योंकि अब तक किसी हाई पावर नेता या अफसर की फटकार नहीं पड़ी है। हाउसिंग बोर्ड की कई दर्जन कॉलोनियाँ शहर में है, उनका मेंटेनेंस निगम कर रहा है। ऐसे में निगम यहाँ की लाइटें, सड़क आदि का रख रखाव कर दे तो कोई ज्यादा भार नहीं पड़ने वाला है। 24 न्यूज अपडेट की टीम ने जब यहाँ का जायजा लिया तो हालात बदतर हैं। कुछ मकान झुक रहे हैं, कभी भी जनहानि हो सकती है। सड़क से गिट्टी निकल आई है, पार्क की घास में जानलेवा जीवों के डसने का डर है, सीवरेज का पानी फैला हुआ है, कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम ने फुटबॉल बना दिया है। अगर सांसद व विधायक चाहे तो मिनटों में समस्या हल हो सकती है, लेकिन उनकी दिलचस्पी भी शायद वोट बैंक को लेकर ही जागेगी। शहर के बीच एक कॉलोनी से ऐसा बर्ताव न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि स्मार्ट सिटी के प्रबंधन पर कलंक भी है। जिम्मेदारों को तुरंत संज्ञान लेकर समस्या का हल निकालना चाहिए। सर, मैं मोहन सोनी हूँ, गोवर्धन अपार्टमेंट में रहता हूँ। 10 साल हो गए हमें यहाँ हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट अलॉट किए हैं,
ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पे एक विकास समिति बना रखी है हमने फॉर्मल। असल में हमारी कहानी स्टार्ट होती है सर 2014 से, जब हमें हाउसिंग बोर्ड के ये मकान अलॉट हुए। या 144 फ्लैट है और अलॉटमेंट के बाद जब थोड़े समय बाद हमारे यहाँ कुछ नीड हुई कि साहब रोड लाइटें बंद है, कि सड़कें टूट रही हैं, कि साफ सफाई कौन करेगा, तो हम हाउसिंग बोर्ड के पास गए। तो हाउसिंग बोर्ड ने हमें बार बार कहा कि सर हमने आपका ये कैंपस जो है म्यूनिसिपैलिटी को हैंड ओवर कर दिया, मेंटेनेंस का काम वही करेंगे। हम म्यूनिसिपैलिटी के पास गए तो उन्होंने कहा कि साहब ये हाउसिंग बोर्ड वाले झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई हैंड ओवर नहीं हुआ है। हम बार बार हाउसिंग बोर्ड वालों के पास गए, फिर हमने कहा यार तुम लिखित में दे दो हमें। तो हाउसिंग बोर्ड ने हमें रिटर्न में दिया कि हमने ये पूरा प्रेमाइसेस जो है म्यूनिसिपैलिटी को हैंड ओवर कर रखा है और मेंटेनेंस का काम वही करेंगे। और हम म्यूनिसिपैलिटी को भी लिख रहे हैं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा सर हम आपको हैंड ओवर कर दिया, आप मेंटेनेंस करो। हमारे ये सब हमने रिटर्न में ले लिया हाउसिंग बोर्ड से। अब हम म्यूनिसिपैलिटी के पास गए तो उन्होंने फिर कहा कि ये हाउसिंग बोर्ड वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कोई हैंड ओवर नहीं हुआ है। तब हम असमंजस में पड़ गए, साला ये फुटबॉल बना रहा है, वो फुटबॉल बना रहा है। फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए, हमारी पीड़ा जब हमने वहां बयान की तो कलेक्टर साहब ने विजिलेंस की कमेटी में दोनों ही डिपार्टमेंट को बुलाया। वहां हाउसिंग बोर्ड के अफसरों ने पहली बार ये स्वीकार किया कि हाँ साहब म्यूनिसिपैलिटी तो मेंटेनेंस नहीं करेगी और आपकी जो सोसाइटी है उसी को मेंटेनेंस करना है। तब कलेक्टर साहब ने पूछा कि भाई सोसाइटी को आपने हैंड ओवर किया क्या? कि साहब हैंड ओवर तो नहीं किया, और हैंड ओवर इसलिए नहीं किया कि सर हमारे पास मेंटेनेंस करने के लिए पैसा लेना था एलओटीओ से, जो वो हमने नहीं लिया। तब पहली बार कलेक्टर साहब को और हमें यह आभास हुआ कि आज तक हाउसिंग बोर्ड वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे और अब वास्तविकता सामने आई कि मेंटेनेंस करने के लिए हाउसिंग बोर्ड को एलओटीओ से अमाउंट लेना था जो उन्होंने नहीं लिया, और अब मेंटेनेंस कौन करेगा और किस तरह से करेगा। इस पर सर गहन विचार विमर्श हुआ। कलेक्टर साहब ने आयुक्त से बात की और कलेक्टर साहब ने आयुक्त को एक लेटर लिखा कि साहब आपके अफसरों ने मेंटेनेंस का कोई पैसा एलओटीओ से नहीं लिया और अब आप एक रणनीति बनाओ कि इस लंबे चौड़े कैंपस का मेंटेनेंस कौन करेगा। ये आयुक्त को लेटर लिखा। आयुक्त ने वहां पता नहीं क्या हुआ, हम लोग असल में जयपुर आयुक्त के पास गए नहीं थे, पर हमारे बार बार प्रेशर करने से एक टूटी हुई रोड, उस समय जो रोड टूटी हुई थी वो आयुक्त साहब ने 2 लाख रुपए सैंक्शन किए और वो रोड आयुक्त साहब ने बनाई। पर उसके बाद एक नीति जो बननी थी स्टेट लेवल पे, भाई अब क्या किया जाए, ये काम आज तक नहीं हुआ। मूल हमारा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि सर वो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा, ये आज भी अंधेरे में। हमें कोई डिपार्टमेंट परफेक्टली जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि साहब हमारा ये 150 फ्लैट का जो एक छोटा सा गांव है इसका मेंटेनेंस कौन करेगा। हम फिर से हाउसिंग बोर्ड वालों के पास जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साहब ये कलेक्टर साहब को लिखा हुआ लेटर है, आप इसको वापस अपने अफसरों को लिखो कि साहब इसका क्या करें, मार्गदर्शन। तो पर वो कुछ लिखने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हमें आंखें दिखाते हैं कि साहब आप मेंटेनेंस आप ही करोगे। हम कह रहे हैं कि भाई हम मेंटेनेंस कहाँ से, लाखों रुपए चाहिए यार, आज रोड बनाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। हम सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, हमारी रोड लाइटें आज 6 महीने से बंद पड़ी है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हम एक छोटा सा अमाउंट लोगों से हर महीने वो लेते हैं, कई लोगों ने वो भी देना बंद कर दिया कि साहब रोडें टूट रही है, हम तो नहीं देंगे पैसा वगैरह वगैरह। तो ये हमारी पीड़ा है। मैं बहुत बड़ी बात हाउसिंग बोर्ड के अफसरों का मैंने अभी बताया किस तरह से हमें बार बार बेवकूफ़ बनाया गया। एक और बहुत अच्छा नमूना मैं बताता हूँ। 2015 में हम जब यहाँ आए थे तो हमें सारी फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की हुई मिली, रोड लाइटें थी, नल आ रहे थे वगैरह वगैरह। 4-5 साल, लगभग 6 साल बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया 6 लाख का कि साहब आपने ये रोड लाइटें ली हुई है, वो डायरेक्ट आरएसीबी से ली हुई है और ये इलीगल है और आप 6 साल का 6 लाख रुपया पेमेंट करिए। तो सर हमारे तो हाथ पांव फूल गए। हम लोग हाउसिंग बोर्ड में गए कि साहब ये काहे का पैसा है। उन्होंने कहा हाँ यार हमने तो ऐसे ही जोड़ रखा था और अब क्या करें, तो चलो हम कुछ इसको करेंगे। तो उन्होंने आरएसीबी से मिलके उस लाइट को जैसे तैसे बिल को आधा तो माफ करवाया और आधा पैसा हाउसिंग बोर्ड वालों ने भरा। उस दिन से हाउसिंग बोर्ड वालों ने हमारी रोड लाइट बाहर की रोड लाइट से कनेक्ट कर दी। ये दूसरी बार फिर गलती की उन्होंने।
म्यूनिसिपैलिटी की रोड लाइट से कनेक्ट कर दी और म्यूनिसिपैलिटी अपनी लाइट हमें पॉकेट में क्यों देगी, क्योंकि उनको भी मेंटेनेंस का अमाउंट चाहिए होता है। तो सर साल 1.5 साल बाद वो ऐसे ही चलता रहा। फिर जब म्यूनिसिपैलिटी वालों को पता चला कि हमारी रोड लाइट से हाउसिंग बोर्ड वालों ने जोड़ रखा, वो फिर काट के चले गए। अब ये आज 6 महीने हो गए सर, हमारी रोड लाइटें बंद पड़ी है। म्यूनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड जाने, उनकी कॉलोनी है, वो करवाएगा। हाउसिंग बोर्ड कहता है कि साहब हम कैसे करवाएंगे, मेंटेनेंस आपको ही करना है। हमारी रोड लाइटें आज 3-4 महीने से बंद पड़ी है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। कितनी लाइट है रोड लाइट? 40 रोड लाइट है। एक महीने पहले हम लोगों ने कुछ अपने स्तर से लगभग 12-13 रोड लाइट, 1/3 रोड लाइट अपने लेवल पे ठीक करवा के 2 पोल छोड़ के, तीसरे 2 पोल छोड़ के 3rd पोल पे हमने रोड लाइट लगाई, ताकि एक मिनिमम कैंपस में थोड़ा सा उजाला हो सके। ये हालात है। उसके बाद अंधेरे में है। हाउसिंग बोर्ड हमेशा फुटबॉल की तरह हमें यूज कर रहा है, कभी निगम की तरह छोड़ता है। निगम वापिस वही बात जो पूर्व के वक्ताओं ने कही है, पूरी राम कहानी यही है। और उन्होंने हमेशा, मैं तो कह रहा हूँ, हाउसिंग बोर्ड इज ए भ्रष्ट, करप्ट और चोर। 6 सालों में इन्होंने RSM से चोरी की, निगम से चोरी की, हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया है। हमें अब आगे चोरी का नहीं चाहिए, हमें इससे निजात दिलाई जाए। 2012 में फार्म भरे थे हाउसिंग बोर्ड। उस समय एक किताब निकाली थी उन्होंने, उसमें लिखा था कि भाई 10% ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। फिर उस समय 14,000 रुपये लग रहे थे एक फ्लैट के, तो इन्होंने 40% बढ़ाया। 40% बढ़ाया तो हाउसिंग बोर्ड ने एक भी के नाम जो फ्लैट वालों से मेंटेनेंस के पैसे नहीं लिए। तो ये जो हमारे 40% बढ़ाया, उन्हीं से के नाम जो फ्लैट के पैसे वसूल किया जाए, हमारे से नहीं लिया जाए। जो हाउसिंग बोर्ड ने 40% बढ़ाया पैसा, उसी से मेंटेनेंस के पैसे उन्हीं से वसूल किया जाए। पालीवाल जी जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 40% का बताया। दरअसल वो सच है, क्योंकि एक पहाड़ी को काट के वो बहुत ज़्यादा लोडिंग जो है आवंटियों से की। जो अनुमानित राशि विवरणिका में लिखी थी, उससे 40% ज़्यादा सभी को देना पड़ा। कई सारे रीजंस थे। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चूंकि इतिहास में चली गई, पुरानी बात हो गई, लेकिन बताना चाहेंगे कि तब रेती पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक थी, तो मिट्टी मिला के ये लोग प्लास्टर करके गए, तो दीवारों का जो प्लास्टर है वो बुरबुर करके गिरता रहा। ये तो इस तरह की हर फ्लैट के अंदर की कहानी रही, जो आज भी सीलन और ये सब बनी हुई है। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु थे, उनमें से एक ये था कि इनकी उदयपुर के अंदर ये पहला केस था जिसमें इन्होंने G+3 किस्म के फ्लैट बनाए थे। इसके लिए इनके दिशा निर्देश या इन नाकारा जो पुराने अधिकारी थे, इनको कुछ भी पता नहीं था, तो इन्होंने बना के और सीधा जो है आवंटन कर दिया। लेकिन जो चार्जेस इनको लेने थे, जिसमें आवंटियों से एक निश्चित राशि ली जाती है इसके रखरखाव के लिए, उसमें कहीं उल्लेख नहीं था और वो लिया भी नहीं गया था। बाद में इनकी नींद खुली हमारे इस केस के बाद, जब इतना सब हल्ला हुआ, तो बाद में इन्होंने जब इस तरह के फ्लैट बनाए तो बाकी की कॉलोनीज में इन्होंने लिया, यहाँ नहीं लिया। दरअसल उनकी जो खुद की बनी हुई एक रूल्स रेगुलेशन की 1 या 2 पेज की जो रूल बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट 3 साल के मेंटेनेंस को दृष्टिगत रखते हुए हर फ्लैट से लिया जाता है, और बाद में उसी से हाउसिंग बोर्ड मेंटेनेंस करता है, और एक उचित सोसाइटी बनने के बाद वो समस्त राशि उसकी FD समेत जो है उस सोसाइटी को ट्रांसफर की जाती है। बाद में 1 महीने का शुल्क लेते हैं और उस राशि के ब्याज से उसको मेंटेनेंस में लिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड की सबसे बड़ी गंभीर भूल वो थी। उसके लिए कलेक्टर साहब, जो सोनी जी, कलेक्टर साहब का नाम देना पड़ेगा, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल सिरे से लिया और उन्होंने तलब भी किया कि ये नीति निर्धारण अब हाउसिंग बोर्ड करे कि इन लोगों से पैसा नहीं लिया गया है, तो अब ये राशि कहां से आएगी। दरअसल सारा जो खेल है उस राशि का है, वो पैसा नहीं है। अब इसमें एक चीज और आती है, कोई एंसिलरी चार्जेस करके 3% जो है लिया गया है। अब उसमें क्या क्या आता है, कल जब हम हाउसिंग बोर्ड गए थे, उनसे पूछा तो वो उचित जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब इसमें क्या बन पाएगी नीति, वो तो आयुक्त महोदय तय करे या प्रशासन करे, लेकिन 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो सारे आवंटियों से पुनः हाउसिंग बोर्ड जो है एक निश्चित राशि ले, उसका एक फंडिंग करे पूरा, और बाकी वो फिर सोसाइटी को ट्रांसफर करे। अगर वो नहीं कर पाता है तो जो एंसिलरी चार्जेस 3% लिए, वो कम नहीं होता है। उस एंसिलरी चार्जेस में हर फ्लैट के एक निश्चित राशि को अलग करके हाउसिंग बोर्ड अपने बजट में से, अपने उस कमाई में से वो पैसा जो है वापस हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी को दे, और उसके बाद इसका उचित मेंटेनेंस हो। लेकिन उसके साथ ही जितनी ये प्रीमिसेस टूटी हुई है, सड़क अगर 2 लाख रुपए मर्सी पर इन्होंने अगर सैंक्शन करके दी, तो उसकी क्या हालत है आप कैमरा में देखोगे। जब गाड़ी कोई चलती है तो बंदूक की गोली की तरह उसकी जो है कंकरी निकल के बच्चों को लगती है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं। कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर ये जिम्मेदार तो अफसर ही होगा इनके पास।
कोई बात जो बताते हैं उसका कोई एक्शन लेते नहीं है। पूछा गया तो बोलते हैं कि एंसिलरी चार्जेस हमने सुविधाओं के लिए लिया है, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एंसिलरी चार्जेस वो मेंटेनेंस नहीं लेके उन्होंने उसको कन्वर्ट करके एंसिलरी में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने 3%, और वो पैसा पूरा का पूरा 3% खा गए। हर फ्लैट धारक से उन्होंने एंसिलरी चार्जेस किसी से 1 लाख लिया है, किसी से 90,000 लिया, किसी से 75,000 लिया, किसी से 50,000 लिया। अब उनके पास वो वेरिफिकेशन नहीं है कि इस एंसिलरी चार्जेस का हमने किया क्या है। सुविधाओं के नाम पे जीरो है यहाँ पे। हर बच्चा गिर रहा है, कोई भी बच्चा इस रोड पे चल नहीं सकता यहाँ पे। नो प्रॉफिट नो लॉस उनका एंसिलरी चार्ज का कल एक बात सामने आई, उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पेमेंट एंसिलरी चार्ज 3% है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी की यहाँ तक सैलरी भी उसमें गिनी जाती है, यूं करके कहा। मैंने उनको जब क्वेश्चन पुट आउट किया कि जब आप सैलरी उससे हमारे से ले सकते हो तो हमें सुविधा उससे महरूम क्यों रख रहे हो, वो हमें दीजिए ना। आप मेंटेनेंस चार्ज को उन्होंने नया नाम देके एंसिलरी चार्जेस कर दिया और उसका उनके पास कोई रिप्लाई ही नहीं है उनके पास कि ये हमने लिया क्यों है। कभी बोलते हैं हमने क्या नाम जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे, काम देख रहे थे, उनकी सैलरी इसी में से लिए। कभी बोलते हैं कि नहीं हमने कुछ सुविधाओं के लिए लिए, और सुविधाओं के नाम पे जीरो है यहाँ पे। खुद कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस चार्ज को कहीं ना कहीं से जरूर सबसे वसूला है। बहुत बड़ा अमाउंट एक जो अलॉटी को मिलता है, हाउसिंग बोर्ड जो अलॉट करता है, तो वो पहले अपना नीति निर्धारण करके उससे सब एक मुश्त पैसे ले लेते हैं। अब उस पैसे को उन्होंने कहाँ कैसे डिवाइडेशन किया ये उनके ऊपर डिपेंड, कहाँ गलती उन्होंने करी। और जब उनसे पूछा जाता है तो कभी बोलते हैं कि ये पैरामीटर है, पैरामीटर ये पूरा का पूरा हैंडओवर जब किया गया तब ये नहीं बना हुआ था एरिया, तभी उन्होंने हैंडओवर कर दिया, इस इलाके को हैंडओवर किया। इस नाते भी नगर निगम का ये फर्ज बनता है, यहाँ के प्रत्येक नागरिक जो यहाँ अलॉटी हैं वो भी तो यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रदेश के नागरिक हैं, उनको क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना उचित है या उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना। इसके लिए हमने यहाँ के पार्षद और फूलचंद मीना जी तक को भी बताया हुआ है। उन्होंने बोला हम इसका मतलब हम इसका जो है निदान करेंगे। जब इलेक्शन से पहले वो एक हमारे अपार्टमेंट में आए थे, उनसे आग्रह भी किया गया था, उन्होंने बोला भी था, उसके बाद भी अभी तक संबंधित अधिकारियों को उन्होंने फोन करके बताया भी, लेकिन वो सिर्फ एक मौखिक आश्वासन था और उसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार का भी जो है एक्शन नहीं हुआ। हम आपके न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पधारे। हम आपके माध्यम से जो प्रदेश के उच्चाधिकारी जो इस सारी चीजों को देखते हैं उनसे हमारा आग्रह है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करा जाए। अदरवाइज कोई जो यहाँ के लोगों के मन में फूट रहा है, एक दिन गुब्बार बनके वो हाउसिंग बोर्ड से लेके और नगर निगम तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। धन्यवाद। यहाँ का देख लिया घूम फिर करके क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या भूगोल है यहाँ का। अंतिम में हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये हम मांग कर रहे हैं कि जो गलती हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने की, अलॉटमेंट के समय रख रखाव का पैसा नहीं लिया, राज्य सरकार चाहे तो वो पैसा आज भी प्रत्येक एलओटी से ले सकती है और एक फंड क्रिएट करके मेंटेनेंस का रास्ता निकाल सकती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करे तो राज्य सरकार नगर निगम को ये इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आपको हमेशा के लिए इस कॉलोनी का मेंटेनेंस करना है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी वैसे ही इस शहर में अरबों खरबों रुपये विकास के नाम पर खर्च करती है। हमारा कैंपस छोटा सा, अगर वो अपने अंडर में उसको मेंटेनेंस करने लगेगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दो में से कोई एक रास्ता हमें चाहिए। हमें सुविधाएं चाहिए और कुछ नहीं। हम 150 परिवार यहाँ रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, सभी को मिलती है वही सुविधाएं हमें चाहिए। बिल्कुल साफ सफाई होती रहे, रोड का काम चलता रहे, ये सिंपल सुविधाएं चाहिए हमारे। जो बाकी वार्डों में बाकी जगह जब भी टूट फूट होने की कंडीशन में रोड अक्सर बना करती है, वो फॉर्मूला यहाँ भी हो, यहाँ भी वही निवासी रह रहे हैं। बल्कि सरकारी एजेंसी से फ्लैट लेने के बाद वहाँ तो प्राइवेट कॉलोनी का भी मेंटेनेंस हो रहा है, तो सरकारी एजेंसी से घर लेने के बाद भी हालत है। तो बराबर से इसका मेंटेनेंस चले, टूटी हुई रोड का मरम्मत होता रहे, लाइट कोई फ्यूज है खराब है तो उसका मरम्मत होता रहे, यही चाहिए मूलभूत सुविधा। कर्मचारी तक इस अपार्टमेंट के लिए सफाई कर्मचारी तक नहीं आते जो यहाँ का साफ सफाई कर सके। अब आप बताइए कि ऐसे इकट्ठा करने वाली गाड़ी भी नहीं आती, कचरे वाली गाड़ी तो आती है
वो अलग विषय, वो क्योंकि वो 20-20 रुपया हर घर से लेता है ना, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, उसका स्वार्थ है उसमें। बाकी साफ सफाई अंदर तो ठीक है, परिसर के बाहर वो तक नहीं उठाते हमारे। बस ये आप देखो, बाहर की भी देखोगे, एक डिब्बा पड़ा हुआ, उसके बाद उधर भी, मतलब ये समझ लो बाहर की अवस्था भी हमें झेलनी है। ये तो सेक्टर 14 का ही पार्ट ना, अगर म्यूनिसिपैलिटी इसको टेक ओवर करके नगर निगम करती है इसका पूरी, हम लोगों को फुटबॉल बना रखा है इन लोगों ने। RHB और इन दोनों के आपस में कलेक्टर पावर दे दे हमें, इस सोसाइटी को उन्होंने फुटबॉल बना रखा है। कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये चलता रहता है। डुलमुल वाला रवैया अपना रखा है। देखिए, राज्य सरकार चाहे तो विकास के नाम पे करोड़ों अरबों खर्च करती है। इस छोटे से कैंपस को राज्य सरकार के लिए मेंटेन करवाना कोई बड़ी बात नहीं। गोद ले लेते हैं बहुत बड़े, हम ये चाहते हैं। उसी तरह से नगर निगम और ये इसको गोद ले ले। अच्छा है, सबसे बड़ी बात ये सेक्टर 14 के बीचों बीच ये पॉकेट एरिया है तो उसी का एरिया, मतलब सारे सेक्टर 14 का मेंटेनेंस भी म्यूनिसिपैलिटी कर रही है, तो इस प्रीमिसेस का करने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट तो है नहीं, है तो सरकारी कॉलोनी। वो सरकारी कॉलोनी के बीच में बीचों बीच चारों तरफ जो है रोड टूटे तो बन रही है, लाइट फ्यूज है तो हो रही है, लेकिन अंदर नहीं हो रही है, तो ये चीज तो गलत है ना। तो उसको भी देखा जाए तो म्यूनिसिपैलिटी को ही करना चाहिए। हम भी तो इसी वार्ड में आते हैं, जहाँ के पार्षद हैं वो सब जगह जब करवा सकते हैं तो यहाँ का क्यों नहीं? यहाँ के लिए अलग से कैसे सौतेला व्यवहार क्यों? हम भी तो वोट देते हैं उनको कि नहीं देते? पार्षद से बातचीत हुई, क्या बोला? पार्षद से बातचीत हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया। पार्षद जी मोहन जी गुजर है हमारे वार्ड 19 के, अच्छे आदमी है वो, उन्होंने सारी प्रॉब्लम हमें बार बार कही है। वो जब भी उनके ऑफिसर्स को जाके कहते हैं कि साहब मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि भैया हाउसिंग बोर्ड वालों ने हमें हैंड ओवर नहीं किया, हम क्या करें? तो पार्षद उन अधिकारियों से ऊपर तो पार्षद भी नहीं है, उसकी भी मजबूरी है। नहीं, लेकिन जन जो प्रतिनिधि है वो इनके ऊपर अच्छे तरीके से दबाव बना करके नहीं, लेकिन लीगल तरीके से इस चीज को हम उनको हैंडओवर करवाने की कोशिश कर सकते हैं। हम प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, ये उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है इस समस्या का समाधान। लेकिन वही बात है कि जो तिल को जब तक ताड़ न बन जाए तब तक कोई सुनता नहीं। कल को कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद में भी सुनेंगे। कल को बच्चे किसी के लग गई हो गई तो दिक्कत आएगी फिर बच्चों को, तो उससे पहले ही छोटा सा काम है करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मद इतने मद है, हमारे से एंसिलरी चार्ज लिया गया उसके अंदर करवा ले, अलग से लेना हो अलग से ले ले, लेकिन कि मेंटेनेंस सुविधा तो दे यहाँ पे कम से कम। एंसिलरी चार्जेस का 50% सोसाइटी को दे दे, सोसाइटी कभी देखेगी नहीं। ठीक है, हम तो खुद ही